नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आनंद सम्राट। उत्तराखंड में हिमस्खलन बचाव अभियान पर चमोली डीएम संदीप तिवारी ने कहा है कि अभी तक 49 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है और 27 लोगों को हमने जोशीमठ के अस्पताल में लेकर आए हैं। सभी की स्थिति स्थिर है। बचाव अभियान जारी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो हिमस्खलन हुआ है उसका अपडेट ये है कि 50 लोगों को बचाया गया है, 4 लोगों की मौत हो गई है और 5 की तलाश अभी भी जारी है। देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह मॉर्निंग 7:38 में हमने स्टार्ट किया था, तो कल की संख्या में 16 का इजाफा हुआ है। 33 से 49 हो गया है और 27 लोगों को हम जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल भी ले आए हैं। सभी के वाइटल स्टेबल हैं। डॉक्टर्स उनको ट्रीट कर रहे हैं। अभी मौसम कैसी चुनौती बना हुआ है क्योंकि सड़क मार्ग से भी टीमें पहुंचाने का काम हो रहा है, तो देखिए, 2 तरह से ऑपरेशन चल रहा है। एक तो हेली रेस्क्यू हमारा चल रहा है, जिसमें क्लाउड कवर बीच बीच में चैलेंज हमें दे रहा है, और रोड लामबगड़ से आगे हमारा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन बीआरओ ने अवगत कराया है कि वो काफ़ी आगे तक उन्होंने खोल दिया है, 9-10 किलोमीटर का स्ट्रेच। तो प्रयास रहेगा, अगर रेनफॉल स्नोफॉल नहीं होता है तो बद्रीनाथ धाम तक आज हम रोड खोल लेंगे। कैजुअलिटी को लेकर कोई आंकड़े आ पाए? देखिए, कैजुअलिटी के लिए अभी कोई आंकड़े नहीं आए हैं। डॉक्टर्स ने ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं किया है। 2 क्रिटिकली इंजर्ड बता रहे हैं हम लोगों को। अगर कुछ ऑफिशियल सूचना आएगी तो उसको हम आपको अपडेट कर देंगे। तो अभी क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है सर? मौसम रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यूस हमारा चल रहा है। यहाँ से चॉपर्स जा रहे हैं माणा में, 12 मिनट का उनका राइड है, और जो इंजर्ड हैं उनको लेके आ रहे हैं हम। 22 अभी भी वहाँ है माणा हॉस्पिटल आईटीबीपी में, तो उनको भी शीघ्र हम लाने का। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजरात में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल परियोजना का निरीक्षण किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बुलेट ट्रेन के परियोजना में कई जगह पर यूनिक निर्माण हो रहे हैं। ये हाईवे के ऊपर से 1100 टन का ब्रिज है और इसमें खास ये है कि इसमें सारे पार्ट्स मेक इन इंडिया के हैं। इसमें सारे पार्ट्स का डिजाइन भारत में हुआ है। सारी चीज़ें 100% मेक इन इंडिया की बनी हुई है। जो टीम इस ब्रिज पर काम कर रही है, उन्होंने अंजी और चिनाब ब्रिज पर काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन की प्रगति बहुत अच्छी है। ये अच्छी बात है कि इस काम के कारण कई तकनीकी क्षमताएं भारत में ही विकसित हुई हैं। इस परियोजना से सीखकर बाकी दुनिया में निर्यात का काम भी शुरू कर दिया गया है। बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। 360 किलोमीटर के आसपास का काम करीब वायडक्ट लेवल पे आ गया है। जब 350 की स्पीड पे काम कोई ट्रेन चलती है तो उसके चारों तरफ एक प्रेशर का एनवलप बनता है, इसीलिए उसकी डिज़ाइन में कई चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे आप ये स्टेशन पे देखोगे तो बीच की जो 2 लाइन बनेगी, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लाइन का स्टेशन रहेगा ये। तो बीच की दोनों लाइन पे जब 350 की स्पीड से गाड़ी चलेगी तो प्रेशर्स को मेंटेन करने के लिए रूफ की डिज़ाइन में बहुत अलग ध्यान रखते हैं। बैलेंसिंग एरिया एक बनता है, फिर हर एक नट बोल्ट रूफ हर चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है डिज़ाइन की, बहुत अच्छी बात है कि भारत में इस प्रोजेक्ट से बहुत सारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ बढ़ी है। कई नए वेंडर्स, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, फैब्रिकेटर्स वो डेवलप हुए हैं और इनमें से कईयों ने तो एक्सपोर्ट का काम भी चालू कर लिया है। यहाँ से इस प्रोजेक्ट से लर्निंग्स लेके बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट का काम भी चालू कर दिया है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ब्रिजेस का, स्टेशंस का, ट्रैक का, अंडर सी टनल का, सबकी अच्छी प्रोग्रेस है। सर, 1 साल पहले तक जो गुजरात साइड था वहाँ पर प्रोग्रेस तेज थी, लेकिन महाराष्ट्र में प्रोग्रेस धीमी थी। अब महाराष्ट्र में जो सेक्शन है वहाँ पर क्या स्थिति है सर? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार के समय परमिशन नहीं मिली थी, तो उसके कारण काफ़ी लॉस हुआ टाइम का। लेकिन उसके बाद में जब सरकार बदली तब से काम चालू हुआ और अब तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार से, और बहुत अच्छा उसमें काम अच्छा चल रहा है। जो समय लॉस हो गया था उस कारण से वो भी अब मेकअप हो रहा है। सर, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में कई यूनिक कंस्ट्रक्शन कई जगह पे यूनिक कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये 100 मीटर का स्पैन है, करीब 1100 टन का ब्रिज है, हाईवे के ऊपर से है ये। और इसमें जो खासियत है, जो कंप्लीट इसका बहुत सारे जो स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे मेक इन इंडिया कंपोनेंट्स हैं। शुरुआत में जापान के साथ जो सीखने का मौका मिला, वो सीखने से बहुत सारी टेक्नोलॉजी देश में डेवलप हुई है। और इसमें कागज देना आपको ना, वो जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इस ब्रिज के, वो सारे के सारे सारे कंपोनेंट्स का डिजाइन भारत में हुआ। जैसे ये
स्पेशल जो आप ऊपर देखोगे सब जगह TTHS भी बोल्ट्स हैं। ये फैब्रिकेशन सारा देश में हुआ है। पेंट सिस्टम इसमें एक यूनिक हुआ है और जो इलास्टोमेरिक बियरिंग्स हैं इसका डिजाइन भी बहुत एक नए तरीके से हुआ है। ये सारी की सारी चीजें अभी 100% मेक इन इंडिया बनी है। ये इसकी खासियत है। इसको जो लॉन्च करने का टेक्नोलॉजी है वो भी अपने आप में एक बड़ी विशेषता है। और जो खास बात है, ये जो जिस टीम इस पे काम कर रही है, ये टीम ब्रिज की एक्सपर्ट टीम है और इसी टीम ने अंजी और चेनाब ब्रिज पे भी काम किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने कहा कि कुल्लू जिले में मौसम साफ हो गया है और हम बहाली के काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मणिकरण घाटी में कुछ इलाकों में बिजली बंद है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहाली में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आज शिमला के मुख्य शहर क्षेत्र सिमसा मॉल रोड क्षेत्र को बहाल करने में सक्षम होंगे। जी, कुल्लू जिला में अभी मौसम क्लियर हो गया है और रेस्टोरेशन वर्क पे अब हम फोकस कर रहे हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो लग वैली में अभी डाउन है। आज होपफुल है हम कि शाम तक इसको रिस्टोर कर पाएंगे। बाकी मणिकरण घाटी में, बरसैनी में और शाट में, उस एरियाज में भी इलेक्ट्रिसिटी डाउन है, पर उसमें डैमेज बहुत ज्यादा है, थोड़ा समय लगेगा। और मनाली की DTR जैसे आपको पता है कि परसों रात से डिस्ट्रप्टेड है, बट वी आर होपफुल। अभी मुझे सूचना आई है कि एक फीडर को एनर्जाइज कर दिया गया है। आज वी आर होपफुल कि मेन टाउन एरिया और सिमसा वगैरह मॉल रोड एरिया को हम आज रिस्टोर कर पाएंगे। रोड्स हमारे 112 लिंक रोड्स डाउन है, लेकिन जो मेन हमारा नेशनल हाईवे है वो डोलू नाला के पास डिस्ट्रप्टेड है और लेफ्ट बैंक हमारा चुरूडू पे डिस्ट्रप्टेड है। लेकिन वन वे ट्रैफिक थ्रू नगर वाया रायसन ब्रिज अभी फंक्शनल है और जो लोग हाईवे पे फंसे हैं डोलू नाला के पास, उनके लिए रिलीफ का काम, खाने वगैरह की अरेंजमेंट की जा रही है। ऊपर की तरफ स्नो क्लियरेंस का काम शुरू हो गया है। हम पहचान साइट को, क्योंकि वहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें लोग हैं, तो उसको पहले स्नो क्लियर करा रहे हैं। सभी टूरिस्ट से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जहाँ हैं वहीं रहें और जैसे जैसे हम क्लियर करते जाएंगे आपकी इवैक्यूएशन भी हम कराएंगे। इसके साथ साथ हमारी अराउंड, मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो 1646 DTRs डिस्ट्रप्टेड हैं अभी जिले में और हमारी 125 वाटर सप्लाई स्कीम्स, 6 इरिगेशन स्कीम्स, 2 सिवरेज और 11 LIS स्कीम्स, टोटल 144 स्कीम्स डिस्ट्रप्टेड है। देखिए, कल क्योंकि बहुत ज्यादा पानी हमारे लोकल नालों से आया, तो मैक्सिमम हमारा इमीडिएट ये इवैक्यूएट करने में फोकस था। तो एग्जैक्ट लॉस का नंबर हम आपको थोड़ा लेटर इन द डे दे पाएंगे। लेकिन कुछ जो इवैक्यूएशंस हुई है, एक गांधीनगर में एक मकान के पास डंगा गिरने से 13 टेनेंट से उन्हें इवैक्यूएट किया गया है और एक देर रात को खाड़ा बाजार में एक घर में काफी मक्का गया था, उनको भी इवैक्यूएट किया हुआ है। बाकी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी और जहां जहां ऐसा लगेगा कि अनसेफ है तो उसमें नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। जी, रेस्टोरेशन में एक प्रमुखता हमारी इलेक्ट्रिसिटी की है, जिसकी मैंने आपको डिटेल्स दी कि सभी एरियाज में, स्पेसिफिकली एक लग वैली जो कुल्लू का है जिसको हम आज होप कर रहे हैं, और मनाली का मेन टाउन एरिया, मॉल रोड एरिया, ये हमारे 2 फोकस एरियाज हैं। और बाकी साथ ही साथ पैरेलल में, क्योंकि फील्ड स्टाफ अलग है, तो बरसैनी शाट में भी काम चल रहा है। रोड्स का हम मेन हाईवेज को अभी आज भी आर होपफुल के 2.5 से 3 घंटे में हमारा NH क्लियर हो जाएगा। चुरूडू वाली साइड भी क्योंकि अब थोड़ा वेदर क्लियर है तो वी आर होपफुल कि आज हम फंक्शनल कर पाएंगे। मैम, मौसम हम सभी टूरिस्ट से, सभी लोकल से यही कहेंगे कि क्योंकि जब वेदर क्लियर होता है तो लैंडस्लाइड, एवलांच, इसका खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप जहाँ पे हैं, घरों में हैं, होटल्स में, सेफ रहे। जहाँ अपर हाइट्स में है वहां से हम लोगों को, क्योंकि अभी मनाली में इलेक्ट्रिसिटी आने में भी 95 में टाइम लगेगा, तो उनको नीचे इवैक्यूएट करेंगे। सभी उसमें कोऑपरेट करें और जहां है सेफ रहें, बाहर अननेसेसरली वेंचर आउट ना करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लोगों को बचाने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। ये चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आसपास के क्षेत्र में बिजली का संपर्क कट गया है, लेकिन वहां जल्द से जल्द इसे बहाल करने के काम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 200 से अधिक लोग बचाव अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इसमें सेना, ITBP के जवान, NDRF, BRO, आपदा प्रबंधन के लोग शामिल हैं। और दर्शकों को ये बता दें कि अपडेट खबर ये बता दें कि इसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई है और 5 मजदूरों की अभी भी तलाश जारी है। बचा लिया गया और सब मिलाकर 48 लोग अब हो गए हैं। 48 लोगों को अभी तक टेस्ट कर लिया गया है। बाकी बचे हुए 7 लोग
उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की वहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं भी वहीं पर अभी वहाँ से होकर आया हूँ और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज़्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की है, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में है। लगभग 23 के आसपास लोगों को, जो 47-48 लोग हैं, उनमें से 23 लोगों को अभी तक वहां से माणा से जोशीमठ लाया जा चुका है और उनको हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत थोड़ा सा ज्यादा, चूंकि रात भर ठंड के कारण से, उसके कारण से एवलॉन्च में आसपास अपने को बचाने के समय चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अभी ठीक हैं और जो बचे हुए 7 लोग हैं उनको भी जल्दी ही निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ से भी सभी तैयारियां की गई हैं। MI हेलीकॉप्टर भी हमारे तैनात हैं। मौसम जैसे ही ठीक होता है, क्योंकि माणा का जो बड़ा वाला हेलीपैड है वो उसमें काफी ज्यादा बर्फ जमी हुई है, छोटे से ऑपरेशन किया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। और प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी, क्योंकि ऐसे काम चल रहे हैं जहां पर हाई एल्टीट्यूड पर हमारे बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो वहां पर सभी को जो है अलर्ट के लिए बता दिया गया है कि इस समय में, चूंकि ये जो फरवरी और मार्च का ये समय होता है, इस समय एवलॉन्च की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं, तो उनको सबको अभी सुरक्षित स्थानों पर कर दिया जाए और जरूरत हो तो इस समय कहीं पर अगर काम रोक भी दिया जाए तो कुछ दिनों के लिए अगर रोकने की आवश्यकता है तो उसको रोक दिया जाए। जो भी ऐसे स्थान है सभी को बता दिया है। कुछ जगह पर हाँ ये जरूर है कि जब मैं एरियल सर्वे वहां से कर रहा था तो अलकनंदा जी में बिल्कुल भी पानी का बहाव ऐसा लग रहा है कि रुक गया है बर्फ के कारण। तो उसके लिए हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, जो ऐसे जो आपदा के समय में या इस प्रकार की जो रिसर्च करते हैं, जैसे बालिया इंस्टीट्यूट हैं, अन्य इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी वहां पर भेजेंगे। वो भी अपना एरियल सर्वे करेंगे, जिससे कि आगे जो है किसी प्रकार की कोई हानि न हो जहां भी ज्यादा बर्फ जमी है। और जो हमारे पर्यटक भी आए हुए हैं उनको भी जानकारी दे रहे हैं। उनके लिए भी कहा गया है कि वह भी जो है, क्योंकि इस समय मौसम इस प्रकार से अचानक खराब हुआ है, जब तक मौसम विभाग आगे की भविष्यवाणी न करे तब तक वो अपनी यात्रा थोड़ा इसके जो मौसम के अनुसार ही अपनी यात्रा का शेड्यूल बनाएं। कुल मिलाकर सभी लोग बहुत युद्ध स्तर पर लगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। गृह मंत्री जी ने भी लगातार हमारे से इसकी चिंता की है। रक्षा मंत्री जी ने भी अपने सभी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम बीआरओ वगैरह जो भी काम कर रहे हैं सभी को यहाँ पर लगाया है। और हमारे अन्य संगठन भी, सेना के लोग पूरे रात भर उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत प्रयास किया है और आज प्रातःकाल 14 लोगों को उसमें से तभी भारत मंडपम में एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंग्रेजों ने 150 साल पहले कानून बनाया था, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। ये कानून आज़ादी के 75 साल बाद तक लागू था। इसका मतलब है कि अगर शादी में 10 से ज़्यादा लोग डांस कर रहे हैं
तो पुलिस दूल्हे के साथ साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। ये कानून उस वक्त था और 75 साल तक ये चला। हमारी सरकार ने, उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार आई तो उस कानून को ख़त्म कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि मुझे उस समय की सरकार और नेताओं से कुछ कहना नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा तो ये लुटियन जमात पर आश्चर्य हो रहा है, ये खान मार्केट गैंग पर आश्चर्य हो रहा है। ये लोग 75 साल तक ऐसे कानून पर चुप क्यों थे? ये हमारी सरकार है जिसने गुलामी के कालखंड के कानून को खत्म किया। एक कानून था ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। ये कानून अंग्रेजों ने 150 साल पहले बनाया था। तब अंग्रेज चाहते थे कि ड्रामा और थिएटर का उपयोग तब की सरकार के खिलाफ ना हो। इस कानून में प्रावधान था कि अगर पब्लिक प्लेस में 10 लोग डांस करते मिल जाएं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये कानून देश आजाद होने के बाद 75 साल तक चलता रहा है। यानी शादी के दौरान बारात भी निकले और 10 लोग डांस कर रहे हो तो दूल्हा सहित पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती थी। ये कानून आजादी के 70-75 साल बाद तक चलने में था। ये कानून हमारी सरकार ने हटाया। अब चलो भाई 70 साल तक ये कानून हमने झेला। मुझे उस समय की सरकार उन नेताओं से कुछ कहना नहीं है, यहां बैठे भी हैं, लेकिन मुझे ज्यादा तो ये लुटियन जमात पर आश्चर्य होता है, एक खान मार्केट गैंग पर आश्चर्य हो रहा है। ये लोग 75 साल तक ऐसे कानून पर चुप क्यों थे? ये जो आए दिन कोर्ट जाते रहते हैं, पीआईएल के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये लोग क्यों चुप थे? तब उनको लिबर्टी ध्यान नहीं आती थी क्या? अगर आज कोई सोचे मोदी ऐसा कानून बनाता तो क्या होता? अब ट्रॉलर होते हैं ना सोशल मीडिया में, वो भी अगर एक ऐसे ही झूठी खबर चला देते हैं कि मोदी ऐसा कानून बनाने वाला था, आग लगा देते हैं लोग, मोदी के बाल नोच लेते। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने गुलामी के कालखंड के इस कानून को 20 मार्च से 28 मार्च तक नई दिल्ली के जवाहर नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जहां नालंदा जिले के रहुई प्रखंड क्षेत्र की इमामगंज निवासी नेहा कुमारी इस खेल में भाग लेने के लिए चयनित की गई है। दिव्यांग नेहा कुमारी F47 लॉन्ग जंप 400 मीटर प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है उनका। हाथ से दिव्यांग नेहा कुमारी 2021 में खेल जगत में भाग लेना शुरू किया था, जिसके बाद वह नालंदा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन से जुड़ी। उसके बाद मात्र 3 साल के अंदर उन्होंने 13वीं जूनियर राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2024 में लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर सभी को चौंका दिया। इसके अलावा 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप में उन्होंने लॉन्ग जंप में 5वां स्थान प्राप्त किया। इधर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में चयन किए जाने के बाद उनके कोच कुंदन पांडे काफ़ी खुश हैं। कोच कुंदन ने कहा कि वो लगातार खिलाड़ियों के प्रति मेहनत कर रहे हैं। भविष्य में जिले से कई खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना उनका मकसद है। अच्छा फील हो रहा है कि खेलो इंडिया में 2025 में हमें चयनित किया गया है 400 मीटर और लॉन्ग जंप के लिए, और जो 20 मार्च से 28 मार्च तक लगातार ये खेलो इंडिया चयनित किया गया है, जिसमें गेम 20 मार्च से 28 मार्च तक होगी। लेकिन कुछ श्रेय आप देते हैं मेहनत? ये श्रेय भैया और कुंदन सर को ये श्रेय जाता है।
और लोग मैंने दिव्यांग बच्चों से क्या अपील करना चाहते हैं? दिव्यांग बच्चों से यह अपील करेंगे कि घबराए नहीं और हिम्मत से अपना काम करें और वो भी अपना मेडल मेहनत करके मेडल ला सके। क्या परिचय हुआ आपको? नेहा कुमारी। मैं बहुत खुश हूँ कि नालंदा से नेहा कुमारी का सिलेक्शन हुआ है और खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में लॉन्ग जंप और 400 मीटर के लिए सिलेक्शन किया गया है। मैं बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि आज नालंदा ज़िला से लगभग में बहुत से प्लेयर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, जिसमें से नेहा कुमारी एक है जो हमारी नालंदा का नाम रोशन किया है। क्या नाम लिखते हैं सर? कुंदन कुमार पांडे, नालंदा पारा स्पोर्ट एसोसिएशन के सचिव और नालंदा लज खेल अकादमी कोच। औरंगाबाद शहर के गेट स्कूल मैदान में शुक्रवार की रात उस वक्त रणभूमि में तब्दील हो गया पूरा माहौल जब सुप्रसिद्ध भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह और अनुपमा यादव मंच पर पहुंची और अपने अंदाज में गाने शुरू की। अब फिर क्या था, कार्यक्रम देख रहे दर्शक बेकाबू हो गए और बैरिकेड को पार कर मंच के नज़दीक आ गए। भीड़ को बेकाबू होता देख पुलिस ने उन्हें स्टेज से पीछे करने की कोशिश की, मगर एक भी दर्शक मानने को तैयार नहीं थे। सभी दोनों गायिकाओं को नज़दीक से देखने की होड़ में थे। भीड़ को अनियंत्रित होता देख पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी, जिससे दर्शक और उग्र हो गए और पुलिस पर भारी पड़ गए। अंत में पुलिस को कार्यक्रम स्थल छोड़कर जाना पड़ा। हंगामा और पब्लिक को पुलिस से उलझता देख दोनों गायिका मंच से चली गई। लगभग आधे घंटे के बाद हंगामा शांत हुआ। यह आयोजन बता दें कि बीजेपी के पूर्व एमएलसी राजन सिंह के 25वें शादी की सालगिरह पर आयोजित किया गया था। भागदौड़ हो गया है, पुलिस का गलती है। ये राजन सिंह का एनिवर्सरी में गेट स्कूल। आखिर कौन करवाया भागदौड़? अरे जानते लोग करवाए, लेकिन पुलिस का गलती है। इसमें बहुत बड़ा कितना लाठी चला होगा? लाठी चलाई तो नहीं, कम से कम 10-20 लाठी चला है। हाँ वो तो चला, भागदौड़ हो गया। क्या हुआ? अरे राजन सिंह के एनिवर्सरी पे आए थे और यहाँ पे पुलिस का बहुत अति हो गया, तो पुलिस ने धकेल दिया, तो लाठीचार्ज पुलिस सब जनता पे कर दिया है। पुलिस का इसमें बहुत बड़ा गलती है, तो देखिए और जनता से पूछ लीजिए किसका गलती है। वहाँ पे पहुँच गया, भीड़ पूरा हो क्या हुआ? अब उधर देखे नहीं ना, क्या हुआ? भगदड़ हो गया, भगदड़ हुआ और क्या हुआ? अब इसमें किसकी प्रशासन की गलती है कि जनता की गलती है, ये तो देखना पड़ेगा। हम देखे नहीं है, कैसे हुआ, क्यों हुआ? हम देखे नहीं है स्पॉट पे। हम लोग तो इधर थे। हाँ लाठी चार्ज शायद हुआ, शायद लाठी चार्ज भी हुआ है, शायद हुआ हमारे समझ से। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोतिहारी में कौशिक फाउंडेशन और टीम दिव्यांशु भारद्वाज के द्वारा आयोजित खेलों का महाकुंभ के तहत खेलो मोतिहारी कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ धूमधाम से किया गया। इस उद्घाटन समारोह में बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के कुलपति श्री शिर सिन्हा, मोतिहारी नगर निगम के आयुक्त सौरभ सुमन और दिव्यांशु भारद्वाज सहित कई गणमान्य व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद विभिन्न खेलों का आयोजन और प्रतियोगिताओं की जानकारी भी दी गई। बता दें कि खेलो मोतिहारी कार्यक्रम का आयोजन 28 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक किया जा रहा है, जिसमें मोतिहारी के युवा विभिन्न खेलों जैसे क्रिकेट, मैराथन, कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन, शतरंज और बॉलीवुड में भाग ले रहे हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। मैं जैसे कि आपको बता दूं कि 1985 में एज असिस्टेंट कलेक्टर मैं पहली बार मोतिहारी आया था। उसके बाद ये 40 साल के बाद मैं आ रहा हूँ। बड़ी खुशी हुई कि ये महात्मा गांधी का कर्मभूमि है, इसलिए मोतिहारी कोई साधारण जगह नहीं है। और मैं इसलिए आया कि मुझे बहुत ही खुशी हुई कि खेल महाकुंभ का यहाँ दिव्यांशु जी और कौशिक फाउंडेशन द्वारा आयोजन किया गया है। आप लोग सभी को मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री का यह सपना है कि बिहार को देश के विदेश के खेल मानचित्र पर उसको सही स्थान प्राप्त करवाएं और अगले ओलंपिक या उसके बाद के ओलंपिक में वो देखना चाहते हैं कि बिहार के युवा को कम से कम गोल्ड मेडल क्या एक मेडल जरूर मिले, और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि सर्वप्रथम आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खेल अकादमी राजगीर में निर्माण किया जा चुका है।
खेल अकादमी के साथ साथ खेल यूनिवर्सिटी का भी स्थापना किया जा चुका है। मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगा कि आकर आप देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि बिहार की धरती पे विश्व स्तर पर, विश्व का भी वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी राजगीर में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी बिहार में पहली बार एक नया विभाग खोला गया है, खेल विभाग खोला गया है। नई नई स्कीम्स लाई गई हैं जहाँ पे है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, इसमें कोई भी विलम्ब नहीं हो रहा है। हर एक जिला स्तर पे स्टेडियम बनवाया जा रहा है। खेल जितनी सुविधाएं की आवश्यकता है सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। और हम लोग का यूनिवर्सिटी का भी मैंने आपको बताया कि जून के महीने से जून जुलाई में हम लोग अपना कोर्स भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें युवाओं को मैं का आह्वान करना चाहूँगा कि वो आएँ, आके कोर्सेज में अपना जो भी कोर्सेज हम लोग पब्लिसाइज करेंगे कोर्सेज में डिप्लोमा डिग्री के लिए अपना नामांकन करवाएं। और मैं उन लोग सबको आश्वस्त करूँगा कि आज के दिन खेल का जो मैनेजमेंट आज है, खेल करियर बन सकता है। खेल का ये नहीं है कि कुछ दिन के बाद खिलाड़ी को ये लगेगा कि अब उन्हें रोजी रोटी की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे दुनिया में जो खिलाड़ी हैं वो आज IAS ऑफिसर से किन्हीं भी पदाधिकारी, कोई भी सर्विस IPS IAS लोग सभी से बेटर प्लेस हैं और उनकी ख्याति भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं बिहारी के युवाओं का आह्वान करना चाहूँगा कि ये जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री के सपना को साकार करे और ये जो सुविधा सरकार प्रदान कर रही है और करने जा रही है उसका भरपूर उपयोग करें। और मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।